गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है और जो श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है उसमें कक्षा 7 में मैं सामाजिक विज्ञान आपको पढ़ा रहा हूँ। 6 क्लास के बच्चे ही थे जो अब 7th में आ चुके हैं, वो ज़्यादातर मेरे से पढ़ चुके हैं। मैं नोट्स के माध्यम से आपको बोर्ड पर लिखवा कर आपको समझा रहा हूँ। हमारा जो दूसरा अध्याय है नए राजा और उनके राज्य, इनके बारे में हमने पढ़ा है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक जो मुख्य रूप से जो राजाओं का उदय हुआ, जिसमें हमने राष्ट्रकूट राजाओं के बारे में पढ़ा था कि जो राष्ट्रकूट राजा थे उनका उद्भव कैसे कर्नाटक से हुआ। जो राष्ट्रकूट राजा थे उन्होंने किस प्रकार शक्तियाँ अर्जित की, किस प्रकार उन्होंने कन्नड़ और संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण दिया, किस प्रकार उन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण कराया, पहाड़ियों को काटकर भव्य मंदिर जो अपने आप में स्थापत्य कला के एक अद्भुत नमूने थे। इन विशाल विस्तृत मंदिरों का निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। आज हम चोलकालीन भव्य मंदिर और कांस्य प्रतिमाओं के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम चोलों के बारे में जानकारी लेते हैं। चोल राजवंश अत्यंत प्राचीन राजवंश था। अशोक के अभिलेखों में भी दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्य को स्वतंत्र राज्य बताया गया था। तो इससे प्रतीत होता है जो चोल साम्राज्य था वो अत्यंत प्राचीन था, जिसका उल्लेख हमें अशोककालीन अभिलेखों में भी मिलता है। जो प्रथम शताब्दी में जो प्रमुख चोल शासक था करिकाल, उसे चोल संस्थापकों में से माना जाता है, जिसने फुहार या पुगार नगर की नींव डाली थी और उसने समुद्र पार करके स्वर्णद्वीप या श्रीलंका को भी विजित कर लिया था और जो वहाँ पर युद्धबंदी थे उनकी सहायता से उसने जो कावेरी नदी थी उसके किनारे उसने 100 मील लंबे बांध का निर्माण करवाया था। 7वीं और 8वीं शताब्दी तक आते आते चोलों की सत्ता कमज़ोर हो गई थी और इतिहास में उसका ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता। जो कावेरी डेल्टा है उसमें मुट्रियार नामक का एक छोटा सा मुखिया परिवार था। वे जो कांचीपुरम के पल्लव थे, क्योंकि कांची के पल्लव और चोल इनका जो राज्य क्षेत्र था वो आधुनिक मद्रास या तमिलनाडु ही था। तो पल्लव राजाओं के यहाँ पर ये मातहत थे या सामंत थे मुट्रियार। उरियार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के जो चोलवंशी जो उरियार परिवार के जो मुखिया थे विजयालय, जिसे द्वितीय चोल संस्थापक भी कहा जाता है, उसने 9वीं शताब्दी के मध्य 9वीं शताब्दी में उसने मुट्टियारों को हरा दिया। मुट्टियारों को हराकर जो कावेरी डेल्टा था उस कावेरी डेल्टा पर उसने अधिकार कर लिया और उसने वहाँ जो विजयालय था उसने तंजावुर या जिसे हम तंजौर कहते हैं, जो बाद में चोलकालीन राजधानी बना, उसने विजयालय ने तंजावुर शहर और निशुंभ शूदनी देवी का मंदिर, भव्य मंदिर उसने बनाया था। यह भव्य मंदिर था वो स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना माना जाता है। विजयालय के जो उत्तराधिकारी थे उन्होंने पड़ोसी राज्यों को जीता और अपने साम्राज्य को, अपने क्षेत्रफल को, अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। इनके जो पड़ोसी राज्य थे ये पांड्य और पल्लव थे। धीरे धीरे ये जो राज्य थे ये भी चोलकालीन साम्राज्य के हिस्सा बन गए थे। राजेंद्र चोल प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल राजा माना जाता है, जिसका शासनकाल
985 से 1014 तक या 1013 तक माना जाता है। ये इसकी गिनती महानतम चोल शासकों में होती है। इसने अपने साम्राज्य को और अधिक फैलाया। आधुनिक मद्रास, मैसूर, कुर्ग, पल्लव, इसके अतिरिक्त चेर, समुद्र पार के स्वर्णद्वीप, इन क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र था वो राजा प्रथम के शासन काल में चोल साम्राज्य का हिस्सा था। राजा प्रथम ने एक भगवान शिव की स्मृति में एक पूरे पहाड़ को काटकर स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना या अद्भुत मंदिर बनाया, जिसे हम बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं। यह पूरा मंदिर, ये जो संपूर्ण मंदिर है, ये दक्षिण की द्रविड़ शैली में बना हुआ था। इसकी लंबाई 450 फुट और ऊंचाई भी करीब इतनी थी, जिसमें गोपुरम, स्तंभ, अलंकृत स्तंभ, गर्भगृहम, विशाल शिवलिंग, प्रदक्षिणा पथम, सभा मंडप, शिखरम, उस शिखरम की ओर से झांकती हुई लाखों मूर्तियां जो सजीव और आकर्षक थी, जिसमें अलंकृत आकर्षक चटकीले रंगों का प्रयोग किया गया था। इस मंदिर के आंतरिक दीवारों पर भगवान शिव की स्तुति में मंत्रोच्चार किया गया था। यह भव्य मंदिर था, जिसका निर्माता है वो राजा प्रथम को माना जाता है। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल प्रथम, वो भी इसके समान ही पराक्रमी और विजेता था। उसने स्वर्णद्वीप, मलाया, सुमात्रा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव जैसे द्वीपों को विजित किया था। उसकी एक सेना उड़ीसा से आगे बढ़ते हुए झारखंड, बिहार, बंगाल होते हुए मगध तक पहुंच गई थी। मगध को भी उन्होंने जीत लिया था और आगे चलकर वो गांगेय क्षेत्र, गंगा के प्रदेशों तक पहुंच गई थी, जहां से उसके सैनिकों ने कलशों में गंगा के पवित्र जल को भरा और राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम के नाम से एक भव्य शिव मंदिर बनाया और गंगा द्वारा लाए गए शुद्ध पूजनीय जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करवाया। गंगेकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है वह भी अति भव्य था, अति अलंकृत था। इस मंदिर को भी एक पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था। यह मंदिर भी स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना प्रतीत होता है। स्थापत्य कला की अद्भुत चमत्कारी है वो इस मंदिर में हमें दिखाई देती है। इसके अलावा राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड चोलपुरम के नाम से एक नया नगर भी बसाया था। गंगेकोंड चोलपुरम का जो भव्य शिव मंदिर है, उसके जो स्तंभ अलंकृत थे, उसके जो गोपुरम थे वो अति आकर्षक थे। पूरे मंदिर को मूर्तियों से सुसज्जित किया गया था, जिसमें चटकीले और आकर्षक रंगों का प्रयोग किया गया था। भगवान शिव के लिए भव्य शिवलिंग का निर्माण करवाया गया था। जो तमिल या जो चोल वंशी शासक थे, ये तमिल भाषा के जानकार थे। तमिल भाषा को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया। तमिल भाषा वो मद्रास क्षेत्र में प्रचलित हुई। तमिल में अनेक साहित्यिक काव्य लिखे गए, जिसमें हमें कई साहित्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। जो कुरल साहित्य है, इसके अलावा संगम साहित्य है, इनकी रचना तमिल भाषा में तिरुवल्लुवर, जिसे कुरुल साहित्य की रचना की थी, विशुद्ध तमिल भाषा में लिखा गया एक साहित्यिक ग्रंथ है, जिससे हमें चोलकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, जिसके बारे में हमें चोलकालीन स्थापत्य कला की भी जानकारी हमें
मिलती है। आज का जो हमारा बिंदु है वो भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियाँ। जो कांस्य की मूर्तियाँ थी भगवान शिव को नृत्य करते हुए नटराज के रूप में दिखाया गया था। भगवान को नृत्य करते हुए नटराज के रूप में प्रदर्शित किया गया था, नटराज के रूप में दिखाया गया था। तो राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए जो तंजावुर और जो गंगेकोंड चोलपुरम है वो चोलकालीन स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने थे। स्थापत्य कला का एक तरीके से दक्षिण की द्रविड़ शैली का एक निकष माना जाता है। उन्होंने बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है, एक अद्भुत चमत्कार है जिन्हें द्रविड़ शैली में बनाया गया था। ये अपने आप में मंदिर अद्भुत है। इन मंदिरों को पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से एक पूरी पहाड़ी को काटकर बनाया गया था, जिसमें जो शिखरम था वो ऊपर की ओर जैसे जैसे ऊपर की ओर पतला होता जा रहा था, छत की ओर से क्रमशः पतला होता जा रहा था। उस पर दीवारों पर पत्थर की अत्यंत परिष्कृत कुशल स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मूर्तियों को सजाया गया था, जो अलंकृत थी, भव्य थी, जिनमें आकर्षक और चटकीले रंगों का भी प्रयोग किया गया था। ये जो मंदिर थे, चोलकालीन जो मंदिर थे, ये अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली जो बस्तियों के केंद्र थे। इनके आसपास जो पुरोहित, सामंत, कारीगर, शिल्पी, मेहतर, बावर्ची जो रहते थे, उनके ये केंद्र थे। चोलकालीन मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे। जो यहाँ पर जो कांस्य की प्रतिमाएं थी जो भगवान शिव को समर्पित थी, वो नटराज की प्रतिमाएं थी, वो कांस्य की बनाई गई थी या इन्हें अष्ट धातु से बनाया जाता था। ये मंदिर शासकों अन्य लोगों के द्वारा, जो यहाँ के जो शासक थे, सामंत थे, जागीरदार थे, उनके द्वारा जो दान में दी गई भूमि थी और उन भूमि से प्राप्त होने वाली जो उपज थी, उपज के जो खर्चा था, उससे जो मंदिर का खर्चा था वो आराम से निकल जाता था। अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न हो गए थे। ये मंदिर है वो आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। इनके पास बहुसंख्यक मात्रा में सोना, चांदी, बहुमूल्य धातुएं आदि कोष के अंदर जमा रहती थी, क्योंकि इन मंदिरों को यहाँ के राजाओं के द्वारा हजारों एकड़ जमीन, जमींदारों के द्वारा, सामंतों के द्वारा हजारों एकड़ जमीन थी, वो दान में दी गई थी। इसके कारण यहाँ के जो मंदिर थे वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे और अपने खर्चों को आराम से निकाल सकते थे। ये संपन्न हो गए थे, ये अत्यंत समृद्ध थे। यहाँ पर विशाल मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं, सोने चांदी के आभूषण, अष्ट धातु की मूर्तियां आदि इन मंदिरों को दान में दी जाती थी। इस भूमि का उपज उन सारे विशेषज्ञों को निर्वाह में खर्च होता था। इस जो भूमि से जो उपज होती थी, उपज से जो खर्चा आता था या जो राजस्व मिलता था, उस राजस्व का प्रयोग है वो जो मंदिर के रहने वाले, आसपास रहने वाले विशेषज्ञ होते थे, उनके निर्वाह के लिए खर्च कर दिया जाता था। जो मंदिरों के आसपास रहते थे, चाहे पुरोहित हो, चाहे माला बनाने वाले मालाकार हो, चाहे बावर्ची जो पुरोहितों के लिए रसोई बनाते थे, चाहे मेहतर हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे मंदिर में नर्तक हो, जिसे देवदासी प्रथा भी कहा जाते हैं, नर्तक थे जो मंदिरों में काम करते थे। ज़्यादातर नर्तकियाँ थी वो महिलाएं थी। मंदिर थे जो चोलकालीन मंदिर थे वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। ये मंदिर न केवल धार्मिक जीवन बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। तो बच्चों, आज जो मैंने आपको बताया है, आज इसको आपको लिखना है, इसको याद करना है, इसको समझना है। अच्छे से आपको ये समझना है कि भव्य मंदिर और कांस्य प्रतिमाएं, जिसमें हमने राजराजा प्रथम तंजावुर से लेकर गंगेकोंड चोलपुरम के स्थापत्य, मूर्तिकला, इन मंदिरों की धार्मिक महत्व, इन मंदिरों के राजस्व, आय के संसाधन, इन मंदिरों के जो खर्चा, सोने चांदी, धातुएं, मूर्तियां,
मंदिरों की स्थापत्य कला के बारे में हमने पढ़ा, इन मंदिरों के खर्चे के बारे में, इन मंदिरों की आय के बारे में, उनकी धन संपन्नता के बारे में हमने पढ़ा कि ये चोलकालीन मंदिर थे वो न केवल धार्मिक जीवन बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। मैं बीच में से हटता हूँ, इसको आप जूम कर लें। जूम करने के बाद इसको आपको लिखना है, समझना है, याद करना है, इसको फेर कॉपी में लिखना है, आपको समझना है, यह आपका होमवर्क है। धन्यवाद।